बोस हाउस का आलीशान हॉल आज एक युद्ध के मैदान में बदल चुका था। अदिति और झनक के बीच एक महायुद्ध छिड़ चुका था। एक ऐसा युद्ध जिसमें रिश्तों की मर्यादा नहीं, बल्कि नफरत और जलन का नंगा नाच हो रहा था। यह वही पल था जिसका दर्शक महीनों से इंतजार कर रहे थे। झनक, जो अब तक अपनी तकदीर और अपनी सौतेली मां अर्शी की साजिशों के सामने सिर झुकाए बैठी थी, आज अपनी आत्मसम्मान की तलवार उठा चुकी थी। वह अब सिर्फ एक सहनशील लड़की नहीं, बल्कि दुर्गा का रूप धारण कर चुकी थी। कहानी उस नाजुक मोड़ पर खड़ी थी, जहां ऋषि, जो अब एक रसूखदार पुलिस एसपी था, अपनी वर्दी की ताकत और अपनी दिल की मजबूरी के बीच पिस रहा था। घर में एक बड़ा आयोजन चल रहा था, शायद अनिरुद्ध और अर्शी की एनिवर्सरी या कोई पूजा, लेकिन असली ड्रामा हॉल की सजावटों के बीच नहीं, बल्कि अदिति और झनक के बीच सुलगती हुई आग में था। यह आग अब एक ज्वालामुखी बनकर फटने वाली थी। ऋषि की नजरें बार बार उस एक चेहरे को तलाश रही थी, जो कभी उसकी दुनिया हुआ करता था, उसकी एक्स वाइफ झनक। इस बेचैनी को देख अदिति के मन में जलन की आग और ज्यादा भड़क रही थी। अदिति, जो अर्शी की बेटी थी, हर चीज पर अपना हक जमाने की आदी थी। उसे यह बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि उसने ऋषि से शादी तो कर ली, उसे पा लिया, लेकिन ऋषि की रूह आज भी उसी पुरानी झनक के पास अटकी हुई थी। अनिरुद्ध, जो दूर खड़ा सब देख रहा था, उसकी हालत भी सबसे दयनीय थी। वह जानता था कि झनक उसकी और नूतन की निशानी है, उसकी सगी बेटी, जिसे अर्शी की नफरत ने इस घर में एक नौकरानी से भी बदतर दर्जा दिया हुआ था। उसकी खामोशी आज फिर एक तूफान को न्योता दे रही थी। माहौल तब गर्माता है जब झनक, जो शाहिद मेहमानों की खातिरदारी या घर के काम में व्यस्त थी, अनजाने में ऋषि से टकरा जाती है। यह टकराव महज एक इत्तेफाक था, लेकिन अदिति के लिए यह किसी साजिश से कम नहीं था। अदिति की आंखों में खून उतर आता है। उसे लगता है कि झनक जानबूझकर ऋषि के करीब आने की कोशिश कर रही है, ताकि वह अपने पुराने रिश्ते की चिंगारी को फिर से हवा दे सके। अदिति का गुस्सा सिर्फ आज का नहीं था, यह वर्षों की जलन थी, जो अर्शी ने उसके दिमाग में भरी थी। अर्शी ने हमेशा अदिति को सिखाया था कि झनक एक ग्रहण है, एक ऐसा साया जो उनकी खुशियों को निगलने आया है। आज जब ऋषि ने झनक को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तो अदिति का सब्र का बांध टूट गया। वह झनक की ओर बढ़ी और बिना किसी लिहाज के उसे ललकारते हुए कहा कि वह इस घर में सिर्फ दया के पात्र के रूप में रह रही है। वह झनक को याद दिलाती है कि एक्स वाइफ का तमंगा लेकर घूमने वाली औरतें अक्सर सहानुभूति बटोरने के लिए गिरने और संभलने का नाटक करती हैं। ऋषि आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अर्शी उसे इशारों से रोक देती है। अर्शी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी, क्योंकि उसे गर्व था कि उसकी बेटी अदिति बिल्कुल उसकी ही तरह है। लेकिन झनक ने आज कुछ अलग किया। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उनमें डर नहीं था। वह अब सिर झुकाकर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से तन कर खड़ी थी। अदिति उसे मनहूस कहती है, वही शब्द जो सालों पहले अर्शी ने झनक की मां नूतन के लिए इस्तेमाल किया था। अदिति कहती है कि कैसे ऋषि ने उसे छोड़कर एक बेहतर जिंदगी चुनी और कैसे झनक आज भी उसी पुलिस वाले की उतरी हुई पुरानी वर्दी की तरह इस घर के कोने में पड़ी है। अदिति का यह अहंकार अब सिर चढ़कर बोल रहा था। वह भूल चुकी थी कि जिस अनिरुद्ध के नाम का वह दम भर रही थी, उसी अनिरुद्ध का खून झनक की रगों में भी दौड़ रहा था, और शायद अदिति से कहीं ज्यादा पवित्रता और स्वाभिमान के साथ। ऋषि का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह झनक के पक्ष में खड़ा होने से डरता था, क्योंकि उसे लगता था कि झनक ने उसे अतीत में धोखा दिया था। यही गलतफहमी उसे झनक का पक्ष लेने से रोक रही थी। अदिति ने झनक को धक्का दिया, जो इतना जोरदार था कि वह एक मेज से टकराते बच गई। पूरा परिवार तमाशबीन बना खड़ा था। अनिरुद्ध की मुट्ठियां भिंज गईं, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सका। अदिति अब अपनी हदें पार कर रही थी। वह झनक के चरित्र पर घिनौना आरोप लगाती है, कहती है कि झनक अब ऋषि की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, जैसे नूतन ने अनिरुद्ध की जिंदगी बर्बाद की थी। यह सुनकर कमरे में मौजूद हर शख्स की सांसें थम जाती हैं।
क्योंकि यह सिर्फ झनक का अपमान नहीं था, बल्कि उसकी मृतमान नूतन का भी अपमान था, जिसकी मौत का राज आज भी इस घर की दीवारों में दफन था। अदिति ने अपना हाथ झनक के गाल पर मारने के लिए हवा में लहराया, यह सोचकर कि झनक सिर झुकाकर इसे सह लेगी। लेकिन जैसे ही उसका हाथ झनक के गाल तक पहुंचने वाला था, वह रुक गया। किसी ने उसे पकड़ लिया, और वह कोई और नहीं बल्कि खुद झनक थी। झनक ने अदिति की कलाई को इतनी मजबूती से थामा कि अदिति चीख पड़ी। अब झनक की आंखों में वह बेचारगी नहीं थी, बल्कि वह आंख थी जो सालों से उसके अंदर दबी हुई थी। झनक की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अदिति अपना हाथ छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। झनक ने अदिति को सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी मात दी थी। जैसे ही अदिति ने चिल्लाते हुए ऋषि पर सवाल उठाया कि क्यों एक एक्स वाइफ की जान बचाना उसके लिए इतना जरूरी हो गया, ऋषि का सब्र टूट जाता है। वह अपनी एसपी वाली रौबदार आवाज में अदिति को चुप रहने का आदेश देता है। यह आवाज जैसे गूंज उठती है और सबके होश उड़ जाते हैं। ऋषि का यह आदेश अब किसी तूफान से कम नहीं था, जो अदिति की दुनिया को तहस-नहस करने के लिए तैयार था। अदिति को आईना दिखाते हुए ऋषि ने जो कहा, वह सुनकर अर्शी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋषि ने कहा, मैंने किसी एक्स वाइफ को नहीं, बल्कि एक इंसान को बचाया है। और अगर तुम्हारी सोच इतनी छोटी है कि तुम्हें इसमें भी अफेयर दिखता है, तो गलती झनक की नहीं, तुम्हारी परवरिश की है। वह जो सच कह रहा था, उसे सुनकर अर्शी की दुनिया हिल गई। उसने हमेशा ऋषि को एक आज्ञाकारी और बेशर्म दामाद माना था, लेकिन आज वही दामाद अपनी बेटी को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा था, और वह भी जनक के पक्ष में। अर्शी को यह समझने में देर न लगी कि बाजी अब उसके हाथ से फिसल चुकी थी। वह तुरंत अनिरुद्ध की ओर मुड़ी, यह सोचते हुए कि शायद वह अपनी बेटी अदिति का बदला लेगा। लेकिन अनिरुद्ध की नजरें कहीं और थी। वह देख रहा था कि झनक इन झगड़ों से दूर अपनी आंखों में आंसू लेकर मुख्य द्वार की ओर बढ़ रही थी। झनक को यह लग रहा था कि उसकी मौजूदगी ही इस परिवार के क्लेश का कारण है, और वह इस तमाशे को छोड़कर जा रही थी। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, पीछे से एक भारी और अधिकारपूर्ण आवाज आई, रुको झनक। यह आवाज अनिरुद्ध बोस की थी। झनक के कदम रुक गए। सब लोग हतप्रभ हो गए। अनिरुद्ध तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और झनक का हाथ पकड़ लिया। अर्शी और अदिति यह सोच रहे थे कि शायद अब अनिरुद्ध उसे आखिरी चेतावनी देने जा रहा है या उसे धक्के मारकर बाहर निकालने वाला है, लेकिन जो हुआ वह बोस परिवार के इतिहास को बदलने वाला था। अनिरुद्ध ने पलटकर अर्शी और अदिति की तरफ देखा और एक ऐसा ऐलान किया जो किसी परमाणु बम से कम नहीं था। आज की महापूजा की आरती अदिति नहीं, बल्कि झनक करेगी। अर्शी को यकीन नहीं हो रहा था। वह विरोध करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे बीच में ही काट दिया। हाँ अर्शी, यह लड़की इस घर की बड़ी बहू नहीं बन पाई, लेकिन यह घर की इज्जत है। और जहाँ तक खून के रिश्तों की बात है, इंसानियत का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है। आज तक इस घर ने झनक से केवल छीना है, लेकिन अब यह घर उसे सम्मान देगा। अनिरुद्ध ने पूजा की थाली उठाई और खुद अपने हाथों से झनक को दी। यह देख अदिति की आंखों में जलन की लपटें थी। वह थाली जिस पर कभी अदिति अपना हक समझती थी, अब झनक के हाथों में थी। झनक कांपते हाथों से वह थाली पकड़ती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो अनिरुद्ध हमेशा उसे अनदेखा करता था, आज वह क्यों उसे इतना मान दे रहा है। ऋषि दूर खड़ा सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे पहली बार अनिरुद्ध में वह ससुर दिखाई दिया जो सच का साथ दे सकता था। आरती की लौ में झनक का चेहरा शांत लेकिन शक्तिशाली दिखाई दे रहा था। वह देवी की तरह चमक रही थी। अदिति, जो कोने में खड़ी थी, अपनी माँ का हाथ जोर से भींच रही थी और उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। अर्शी ने उसे फुसफुसाते हुए कहा, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है अदिति। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी कहानी ने मोड़ लिया। जैसे ही झनक आरती करने लगी, वह बेहोश होकर गिरने लगी। क्या अर्शी ने थाली में कुछ मिलाकर झनक को मारने की कोशिश की थी?
या फिर यह वर्षों का तनाव था? ऋषि ने झनक को तुरंत थामा। अनिरुद्ध घबराया हुआ था और अर्शी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान लौट आई। डॉक्टर ने आते ही झनक की नब्ज जांची और कहा कि झनक को जहर दिया गया है और अगर 15 मिनट में एंटीडोट नहीं दिया गया तो उसे खो दिया जाएगा। यह सुनते ही अनिरुद्ध का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन ऋषि ने अपनी पुलिस एसपी की तर्ज पर आदेश दिया, पूरे बोस हाउस को सील कर दो, कोई बाहर नहीं जाएगा और कोई अंदर नहीं आएगा। अर्शी और अदिति चिल्लाने लगी, लेकिन ऋषि ने उनकी एक नहीं सुनी। डॉक्टर ने आगे बताया कि झनक को दी गई विषाक्त दवा धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को काम करना बंद कर देती है। ऋषि ने साफ तौर पर कहा कि यह एक अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है। अर्शी के चेहरे से रंग उड़ गया। जब ऋषि ने अर्शी को चेतावनी दी कि अगर उसने थाली में जहर मिलाया तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, तो वह पूरी तरह से डर गई। अंत में झनक को होश आ गया। डॉक्टर के दिए गए इंजेक्शन के बाद उसने अपनी आंखें खोली। अनिरुद्ध ने राहत की सांस ली, लेकिन ऋषि के चेहरे पर चिंता की लकीरें अभी भी थी। अब सबकी नजरें झनक पर थी और जैसे ही झनक ने होश में आकर अपने पिता अनिरुद्ध को देखा, उसका दिल भर आया। अनिरुद्ध ने झनक का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और सबके सामने एक बड़ी घोषणा की, झनक अब इस घर में नहीं रहेगी। जिस घर में उसे मारने की साजिश रची जा रही हो, वह यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकती। ऋषि ने इसे कानूनी रूप से सही ठहराया और कहा, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। यह अब मेरी जिम्मेदारी है। अदिति चिल्लाई, अगर तुम उसे अपने घर ले गए तो हमारा रिश्ता खत्म समझो। लेकिन ऋषि ने एक ठंडे और कठोर स्वर में कहा, अगर इंसानियत का साथ देना गुनाह है तो शौक से यह रिश्ता तोड़ दो। अर्शी और अदिति को यह सब सहन नहीं हुआ। लेकिन जिस समय वह अपने घर से बाहर जा रही थी, दादी ने एक पुरानी फाइल अनिरुद्ध के हाथ से छीनकर ऋषि के पास फेंकी। वह फाइल एक दस्तावेज और एक पुरानी शादी की तस्वीर लेकर आई थी। तस्वीर में अनिरुद्ध नूतन की मांग में सिंदूर भर रहा था। यह तस्वीर सब कुछ बयां कर रही थी। ऋषि ने पन्ना उठाकर देखा और अनिरुद्ध से एक सवाल किया, क्या यह सच है? अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, हाँ, यह सच है। यह शब्द सुनते ही अदिति की दुनिया उजड़ गई। उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि झनक उसकी सगी बहन थी। अर्शी, जो अब तक शांत थी, फट पड़ी। लेकिन ऋषि ने उसे सख्त लहजे में चेतावनी दी, अब तुम जो भी करोगी, कानून के दायरे में होगा। अर्शी को सबक मिल गया था। अंत में अनिरुद्ध ने झनक को अपनी बेटी मानते हुए उसे घर में वह सम्मान दिया जो वह जन्म से हकदार थी। और ऋषि ने एक कदम आगे बढ़ते हुए यह सुनिश्चित किया कि झनक का जीवन अब केवल उसकी जिम्मेदारी है।